जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। आज राष्ट्रीय पक्षी दिवस है, जिसे अमेरिका में साल 2002 से मनाने की शुरुआत की गई और हरदोई में एशिया की विश्व प्रसिद्ध रामसागर साइट में दर्ज सांडी की पक्षी विहार भी है। एशिया के मुख्य पर्यटन स्थलों में शुमार और विश्व प्रसिद्ध रामसर साइट में दर्ज करीब 308 हेक्टेयर के विशाल क्षेत्रों वाले सांडी पक्षी विहार में बीते वर्षों में साइबेरिया, उत्तरी अमेरिका, चीन, मंगोलिया से सर्द मौसम में लाखों की तादाद में प्रवासी पक्षी आते हैं। हालांकि पानी की किल्लत से जूझ रहे सांडी पक्षी विहार की झील में साफ सफाई के दौरान बर्फबारी के कारण सुदूर देशों से पहुंचे सुदूर पक्षियों समूहों ने इस समय डेरा डाला हुआ है। हालांकि यह तादाद पहले के मुकाबले में काफी कम है, लेकिन आने वाले सैलानियों को प्रवासी पक्षी अभी भी लुभा रहे हैं। कड़ाके की सर्दी के बीच इस समय झील में 5,780 विदेशी के साथ साथ 4,830 विशिष्ट स्थानीय पक्षियों ने झील में अपना डेरा डाला हुआ है। इसमें रेडिशेलस, सुरखाब जैसे पक्षी भोजन की तलाश में गर्रा नदी को भी रोजाना आवागमन कर रहे हैं। पिनटेल, ग्रे लेग गूस, सवन, रेड क्रेस्टेड पोचार्ड, लाल सर जिसको कहते हैं, साल्वर, स्टाल फिडक के साथ बगुला प्रजाति के पेंटेड ओपन बिल्ड और स्पून बिल्ड स्टार्क यहाँ पर इस समय नजर आ रहे हैं और यह साइट काफी महत्वपूर्ण है। हरदोई के लोग नए साल मनाने भी यहाँ पर जाया करते हैं। अयोध्या में राम मंदिर में नवीन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के साथ ही प्रमुख एजेंसियां अब रूपरेखा तैयार कर रही हैं। मकर संक्रांति के बाद से ही राम मंदिर परिसर एसपीजी के सुरक्षा घेरे में आ जाएगा। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा से पहले 16 जनवरी से अनुष्ठान शुरू हो जाएंगे। ऐसे में 15 जनवरी से मंदिर निर्माण कार्य एक सप्ताह के लिए बंद भी हो सकता है। राम मंदिर निर्माण में लगे 4,000 से अधिक कारीगरों को इस बारे में संकेत भी दे दिए गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए जिला प्रशासन अयोध्या व श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की लगातार बैठकें चल रही हैं। मंदिर परिसर में तैयारियों के लिए भी जगह जगह नापजोख और सर्वे किया जा रहा है, क्योंकि 7,000 वीआईपी के बैठने की जगह बनाने के साथ ही मंच आज के लिए जगह बनाई जानी है। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की तैयारी की जा रही है। अयोध्या विकास प्राधिकरण 19 से 21 जनवरी के मध्य महोत्सव का आयोजन करा सकता है। अयोध्या में 22 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर परिवहन विभाग ने विशेष कार्य योजना बनाई है। इसके तहत सभी बसों में पब्लिक एड्रेस सिस्टम में 22 जनवरी तक राम भजन बजाए जाएंगे। बसों व बस स्टेशनों पर व्यापक सफाई कराई जाएगी। वहीं लखनऊ से अयोध्या, गोरखपुर से अयोध्या तथा सुल्तानपुर से अयोध्या के बीच पड़ने वाले टोल प्लाजा पर्यटकों के लिए हेल्प डेस्क वहां पे बनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसलों के डिजिटल सर्वे से उपजे परिणामों से उत्साहित सरकार ने रबी फसल के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में ई खसरा पड़ताल का निर्णय लिया है। इस कड़ी में प्रदेश में 6.69 गाटा जिनका जियो रेफरेंस प्रमाणित है कि ई खसरा पड़ताल शुरू की गई है, जबकि खरीफ में महज 1.16 गाटा का ही डिजिटल क्रॉप सर्वे किया गया था। योगी मंत्रिमंडल में 13 जनवरी के बाद विस्तार की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर व पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह से कल दिल्ली में अलग अलग मुलाकात की। इसके बाद योगी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लोगों में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। अब यानी कि 13 जनवरी के बाद मंत्रिमंडल विस्तार होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। विस्तार में राजभर व चौहान का मंत्री बनाया जाना हो सकता है। राजभर 2-3 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र योगी से भी मुलाकात कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड से इस समय लोग कांप रहे हैं और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार और झारखंड में तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया है।
पिछले 2 दिनों से उत्तर प्रदेश के विभिन्न मंडलों में हुई छुटपुट बारिश की वजह से दिन के तापमान में गिरावट के साथ ठिठुरन बढ़ गई है और बीते 24 घंटों में मेरठ, कानपुर, बरेली, आगरा मंडलों में दिन का तापमान सामान्य से बहुत कम रहा। कानपुर व आगरा मंडलों में यह सामान्य से काफी कम रहा। राज्य में रात का तापमान सबसे कम 6 डिग्री सेल्सियस नजीबाबाद में दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान आगरा, हाथरस, मथुरा और आसपास के इलाकों में कोल्ड डे का बहुत ज्यादा असर रहने का अनुमान जताया है और धूप नहीं निकलने के साथ कोहरा बने रखने की भी संभावना व्यक्त की जा रही है। आगरा, अंबेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, अयोध्या, बलिया, हरदोई, कासगंज, लखनऊ में घना कोहरा छाया रहने की चेतावनी भी जारी की गई है। हरदोई के संडीला में बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का आज यूनिसेफ की टीम जायजा ले सकती है। टीम आकांक्षात्मक विकास खंड संडीला में भ्रमण कर अध्ययन करेगी और अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को देगी। यूनिसेफ की टीम के साथ शासन से नामित 3 अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश के 100 आकांक्षात्मक विकास खंडों में संडीला भी शामिल है। संडीला में बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास के लिए विभिन्न विभागों के कामों को परखने के लिए यूनिसेफ की टीम भ्रमण करेगी। टीम के जनपद भ्रमण के संबंध में विशेष सचिव प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव ने अधिकारियों को पत्र भी जारी किया है। हरदोई में युवाओं को कुशल बनाकर रोजगार उपलब्ध कराने की एक रणनीति तैयार हो रही है, जिससे कि नियमित रूप से आयोजित रोजगार मेले, इन्वेस्टर समिट, खादी ग्रामोद्योग योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, महात्मा गांधी गारंटी योजना सहित कई अन्य योजनाओं के माध्यम से युवाओं को रोजगार मिल सके। युवाओं को 2024 से हरदोई जिले में ही रोजगार मिलने की और भी कई उम्मीदें हैं। इसमें हरदोई व लखनऊ सीमा पर 1162 एकड़ में बनने वाले पीएम मित्र संत कबीर टेक्सटाइल एवं अपैरेल पार्क में कपड़ा उद्योग के लिए बुनियादी एवं ढांचा एवं सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। मेगा टेक्सटाइल पार्क में कपड़ा परिधान निर्माण, उत्पादन, प्रशिक्षण व अनुसंधान से संबंधित इकाइयां वहां पे लगाई जाएंगी, जिससे प्रत्यक्ष रूप से 1 लाख युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा और 3 लाख लोग अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार से जुड़ेंगे। हरदोई में इन्वेस्टर समिट अभी पिछले दिनों हुई, उसमें जनपद से 7,801 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए जल्द ही ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा। जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र के अनुसार 100% निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतारे जाएंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत भी महिला सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को बृहद स्तर पर स्वरोजगार से संबंधित योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। हरदोई में श्री अन्न के तहत मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए पहली बार ज्वार और बाजरा की खरीद जनपद में शुरू की गई है, लेकिन इस बार लक्ष्य के सापेक्ष 52% बाजरा तो 25% ज्वार की खरीद हो पाई है। शासन ने 4,500 मीट्रिक टन बाजरा और 800 मीट्रिक टन ज्वार खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया था। जिला प्रशासन ने बाजरा खरीद के लिए विपणन शाखा के 8 क्रय केंद्र और ज्वार खरीद के लिए 3 क्रय केंद्र स्थापित किए हैं। हरदोई के मल्लावा की रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की डीजीपी पुलिस बनी है। मल्लावा से जुड़ी आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की पुलिस महानिदेशक बनाई गई हैं। वह महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी हैं। मल्लावा के भगवंत नगर निवासी रश्मि शुक्ला 1988 बैच महाराष्ट्र कैडर की आईपीएस हैं। उनके पति स्वर्गीय उदय शंकर शुक्ल आरपीएफ में डीआईजी थे। 2018 में उनका निधन हो गया था। रश्मि शुक्ला अभी तक एसएसबी की प्रमुख थीं। महाराष्ट्र सरकार की ओर से कल जारी आदेश में उनको महाराष्ट्र पुलिस का प्रमुख बनाया गया है। ग्रामोदय पीजी कॉलेज डिडिया खेरिया में कल स्वामी विवेकानंद युवा तकनीकी सशक्तिकरण योजना के तहत 210 विद्यार्थियों को स्मार्टफोन वितरित किए गए। मुख्य अतिथि एमएलसी अशोक अग्रवाल ने कहा कि स्मार्टफोन से विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा। बिजली विभाग की जांच को लखनऊ के लिए अब लोगों को दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। मीटर टेस्टिंग लैब की शुरुआत अब हरदोई में हो सकेगी। हरदोई के अधिशासी अभियंता परीक्षण खंड अमित राज चित्रवंशी के अनुसार विभाग में अब मीटर टेस्टिंग लैब क्रियाशील हो गई है
और हरदोई में ही लैब में मीटर्स की जांच भी शुरू हो गई है। इससे खराब बिजली मीटर को लखनऊ के केंद्र में भेजने की जरूरत अब नहीं होगी और उन मीटर की जांच यहीं हो सकेगी। इससे उपभोक्ताओं को भी बड़ी राहत मिलेगी। कल हरदोई में आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल की मौजूदगी में पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद लगभग 56 करोड़ रुपए की 34 परियोजनाएं जनता को सौंपेंगे। पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिशासी अभियंता शरद कुमार मिश्र के अनुसार कल ग्राम पिपरी नेवादा में कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल विश्व ब्रेल लिपि दिवस थी। विश्व ब्रेल लिपि दिवस पर रामलली पटेल शैक्षिक संस्थान बरोहा में आयोजित वैज्ञानिक सर रॉबर्ट लई ब्रेल के 216वें जयंती समारोह में राजकीय स्पर्श इंटर कॉलेज लखनऊ के प्रवक्ता रामलाल कुशवाहा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि दृष्टि बाधित दिव्यांगजनों के लिए सर लुई ब्रेल मसीहा बनकर आए थे। उन्होंने ही दिव्यांगजनों के लिए लिखने पढ़ने की विशेष विधि बनाई थी, जिसका आज सभी दृष्टिबाधित लोग उपयोग कर अपना जीवन सफल बना रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM।